हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी, जहां हम सीटेट के लिए जो आपका अपकमिंग सीटेट है सितंबर में होने वाला है, 6 सितंबर को है। उसके लिए जो साइंस का पोर्शन है वो है डिस्कस कर रहे हैं। बायो के कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। देखो, कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके प्लांट सेल या एनिमल सेल से, तो प्लांट सेल से और एनिमल सेल जो सिलेबस का पार्ट है वो तो हमेशा एज इट इज ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बस एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उसका वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बायो के पोर्शन हम डिस्कस करेंगे एंड इसी तरह टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको केमिस्ट्री की भी मिली होगी, अभी फिजिक्स की नहीं मिली है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की ही टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो थ्योरी पोर्शन है, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो वो सीरीज भी, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सितंबर 2026 बाय ऋषु साइंस एकेडमी से, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। उसमें भी हमने टॉपिक जो है क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। और यहाँ तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ऋषु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, ए बी सी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। ये जो अर्थवर्म है ना, वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, उसके पास लंग्स नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, कि कैंचो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते, तो दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है। सेकंड है, टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स। कि जो टैडपोल है वो गिल्स के थ्रू सांस कर लेता है, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, उसके पास भी लंग्स नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब टैडपोल क्या है, देखो, फ्रॉग की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी। तो फ्रॉग जब एग से लार्वा स्टेज, मतलब फ्रॉग की अगर मैं लाइफ साइकिल बताऊं, तो फ्रॉग एग के बाद लार्वा स्टेज आएगी जिसको हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल बनेगा, डी मैंने 2 बार लिख दिया, 1 बार आएगा। टैडपोल के बाद फ्रॉगलेट बनेगा और फ्रॉगलेट के बाद फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो उसकी लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेजेस आएंगी। एग से लार्वा स्टेज आएगी जिसे टैडपोल भी कहते हैं, उसके बाद फ्रॉगलेट आएगा बनेगा, उसके बाद फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग है, मतलब ये जो उसकी लाइफ साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस के लिए, मतलब ये जो साइकिल चेंज हो रही है, कौन सा एक हार्मोन है जो जरूरी होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब मेटामॉर्फोसिस जो स्टेजेस हैं, चेंजेस हो रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो होगी टैडपोल की बात, कि टैडपोल जो है गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, डज नॉट हैव लंग्स। जब मेटामॉर्फोसिस की स्टेज होती है, और ये जो टैडपोल है, टैडपोल क्या है, लार्वल स्टेज है किसकी, फ्रॉग की। और फ्रॉग जो है लंग्स से भी रेस्पायर करता है और गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है। तो जब फ्रॉग जब पानी में होगा तो वो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, और जब वो बाहर होगा, लैंड पे होगा, तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट है, स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। कि जो स्नेक है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है एंड उसके पास लंग्स नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो स्नेक है ना, स्नेक अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, उसके पास, वो स्किन से रेस्पायर नहीं करता, स्नेक लंग्स से रेस्पायर ब्रीथ करता है, सॉरी, ठीक है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी सत्य है। ए क्या है कि कैंचो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते, ये सही है। सेकंड है, टैडपोल गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि टैडपोल की बात करें, जब वो टैडपोल स्टेज पे होगा ना, तो वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर करता है, उसके पास लंग्स नहीं होते। जब वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा तब वो लैंड में बाहर, मतलब बाहर जब जाएगा तब लंग्स से रेस्पायर करता है, बट जब वो पानी में होगा तो वो गिल्स से रेस्पायर करता है, ठीक है। सी है, स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। कि सांप अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। ये गलत है, क्योंकि सांप जो है लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू ही श्वास लेता है। तो ए और बी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेट है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते, मतलब पाचन क्रिया में उनका कोई योगदान नहीं है। तो वो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमें पता है अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की प्रोसेस दोनों ही होती है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगल, यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ है बक्कल कैविटी, इसोफेगस, रेक्टम। तो बक्कल कैविटी हमें पता है माउथ वाले पोर्शन को कहते हैं। जब हम खाने को च्यू करते हैं, खाना खाने से जब सलाइवा सिक्रीट होता है, मतलब सेलिब्रिया माइलेज जब सलाइवा सिक्रीट करती है, तो वहां पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो डाइजेशन है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टमक आंसर नहीं करोगे आप, हमारा डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च है उसको सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। तो जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी के पोर्शन में भी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये जो इसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। यहाँ पे कोई ऐसी एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रही है, या कोई डाइजेशन में ये हेल्प नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ग्रेसिका, वृदांत्र और मलाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू को हमें बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, डब्ल्यू क्या है। एक्स के बारे में स्टेटमेंट दी है, वाई के बारे में, जेड के बारे में, डब्ल्यू के बारे में हमें बताना है एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू है क्या एक्चुअली। तो एक्स क्या है? द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। ये फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है आपका, कि जो फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। क्लियर। सेकंड है वाई है द पार्ट वेयर द फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड। जेड है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट। हमें बताना है ये कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। डब्ल्यू है द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? पेटल्स। पेटल जो फूल होते हैं, कलरफुल पेटल्स होते हैं, जैसे रोज के हैं या किसी भी फ्लावर के हैं, विस्कस के हैं, किसी भी फ्लावर के जो कलरफुल पेटल्स हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो डब्ल्यू तो हमारा होगा पेटल्स। और एक्स, वाई, जेड क्या है ये बताने से पहले थोड़ा सा मेल और फीमेल फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो मेल और फीमेल पार्ट है उसके बारे में बता देती हूँ। देखो, मेल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं। और ये जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। और जो हमारा एंथर है, मतलब जो फ्लावर का एंथर है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल पार्ट की बात करूं तो फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं, और इसको पिस्टिल के साथ साथ कार्पेल भी कहते हैं। पिस्टिल के साथ साथ इसको कार्पेल भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ कार्पेल। फीमेल पार्ट को, जैसे मेल फ्लावर के पार्ट को स्टेमन कह रहे हैं हम, फीमेल फ्लावर के पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है फ्लावर का, प्लांट्स का, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्लांट्स का भी और ह्यूमंस का भी डिटेल में डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वहां से वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके विजिट कर लेना। तो मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट है, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आंसर आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर पे प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स एंथर पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, एक्स पूछा गया है, द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं? तो क्या है? एंथर। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो एंथर है, एंथर पे सॉरी, जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे, और स्टिग्मा के बाद फिर ये स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल के बाद फिर ओवरी में जाते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ओवम होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनता है। क्लियर? तो
सेकंड वाई में पूछा गया है द पार्ट वेयर द फीमेल गैमीट इज फॉर्म। तो जो फीमेल गैमीट है कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ओवम है, जिसको हम फीमेल गैमीट कह रहे हैं। तो ओवम कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवरी, या ओव्यूल भी हो सकता है, बट यहाँ ओवरी दे रखा है सेकंड पार्ट में, सब यहाँ पे सेकंड ओवरी दिए हुए हैं। ओवरी होगा, ओव्यूल होता है इसकी जगह, तो वो भी सही होता। थर्ड है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पोलन ग्रेन जर्मिनेट। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जर्मिनेट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, यहाँ जर्मिनेट होते हैं और स्टाइल से होते हुए ओवरी पे जाते हैं। कहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं? स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं। और पेटल्स मतलब पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स आर पेटल्स। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा और पेटल्स। ठीक है, परागकोश, अंडाशय, वर्तिकार्क और पंखुड़ियां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हमसे पूछा गया था कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू क्या है, तो हमने बता दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो आजकल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर रीअरेंज करके लिखो। किसी टॉपिक के बारे में आपको दे दिया जाएगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, कि उसको रीअरेंज करके लिखो कि सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आजकल। तो असर्शन रीजन बेस्ड टॉपिक है जो आपका सीवेज वाला चैप्टर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सीवेज ट्रीटमेंट इज असेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ। कि जो सीवेज की ट्रीटमेंट है वो क्या करती है? दैट इज असेंशियल, वो जरूरी है किसके लिए? टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ, रोग एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल जो गंदा पानी होता है उसका उपचार जो है अनिवार्य है। तो यस, दिस इज ट्रू। सेकंड है गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। कि जो सीवेज है ना, इट इज अ सॉलिड वेस्ट विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो जो सीवेज होता है दैट इज नॉट अ सॉलिड वेस्ट, दैट इज अ लिक्विड वेस्ट। वो लिक्विड वेस्ट होता है। इवन इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, दिस इज ट्रू, बट ये सॉलिड वेस्ट नहीं है, ये लिक्विड वेस्ट है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट्स आपके पास दी हुई हैं, ए बी सी। स्टेटमेंट ए है spiracles and stomata are pores through which insects and leaves exchange gases respectively. स्पाइरकल्स और जो स्टोमेटा है ये ऐसे पोर्स हैं जिनके थ्रू इंसेक्ट्स और लीव अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब जो स्पाइरकल्स है ये इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, और जो स्टोमेटा है ये लीव्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो स्पाइरकल्स जो है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है और स्टोमेटा जो है लीव्स में प्रेजेंट होता है, और इनके थ्रू जो है गैस की एक्सचेंज होती है, गैसेस जो है एक्सचेंज करती हैं थ्रू दीज पोर्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है। सेकंड है स्पाइरकल्स इन एन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन लीफ। कि जो स्पाइरकल्स हैं वो ज्यादा होते हैं इंसेक्ट में एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन लीफ। मतलब जो पोर्स है ना, स्टोमेटा है जो लीफ में, वो कम है एज कंपेयर टू स्पाइरकल्स इन इंसेक्ट्स। तो दिस इज नॉट ट्रू। प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं ना वो थाउजेंड ऑफ नंबर्स के होते हैं, काफी सारे होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं स्टोमेटा जो होते हैं, जबकि स्पाइरकल जो है जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टोमेटा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है बोथ स्टोमेटा एंड स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड इंसेक्ट्स बॉडी। जो स्टोमेटा हैं और स्पाइरकल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। की जो स्पाइरकल्स है जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है स्पाइरकल्स, वो और जो स्टोमेटा है ये दोनों मतलब इनके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू। स्टोमेटा तो लीफ के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, नीचे वाले पार्ट में, बट जो स्पाइरकल्स है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हेड, थोरेसिक ऐसे होता है ना, इंसेक्ट के जो पार्ट होता है हेड, थोरेसिक, और थर्ड पार्ट होता है जो, सॉरी कहाँ पहुंच गई मैं, मिनट, हाँ ये हेड, थोरेसिक और एब्डोमेन तीन पार्ट होते हैं इंसेक्ट्स के। हेड कहाँ गया, एक मिनट,
तो जो स्पाइरेकल्स हैं, स्पाइरेकल्स होते क्या हैं एक्चुअली, देखिए क्या होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एक्सटर्नली जो प्रेजेंट है, ये थोरेसिक और एब्डोमेन पार्ट में होते हैं। यहाँ पे हेड होता है, तो थोरेसिक और एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोअर साइड में नहीं होते, साइड वाइज यहाँ अपर साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि बोथ स्टोमेटा एंड स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड इंसेक्ट्स बॉडी रिस्पेक्टिवली इज नॉट ट्रू। थोरेसिक और एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट है और अपर साइड में प्रेजेंट है क्या, स्पाइरेकल्स, और जो स्टोमेटा है वो लीव्स के नीचे लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए इज ट्रू। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो क्या है, ए ऑप्शन, मतलब ओनली ए इज ट्रू। ये थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, वर्किंग ऑफ हार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हमारा जो हार्ट है किस तरह से काम करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, क्वेश्चन समझ के आप कर लो, खुद से करोगे आप, देखना। देखो, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, इस तरह से मैंने बना दिया। ओहो, हार्ट तो बड़ा बेकार बना, बट ठीक है, आप समझ लेंगे, ये देख लो। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर। तो ऊपर वाले चैम्बर है, इन दोनों को क्या कहते हैं, ऑरिकल्स, और ये जो 2 नीचे वाले चैम्बर हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये वाली जो साइड है इसको हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले ऑरिकल्स है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये है हमारा राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, ये हमारी लंग्स है मान लीजिए। ठीक है, लंग्स है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। कौन सा ब्लड आ रहा है लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमने रेस्पिरेशन किया, मतलब हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आई, ब्लड के साथ वाइंड अप हुई, और ये ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करते हुए कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट ऑरिकल के पास लेके आएगा। और कौन लेके आएगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेके आएगी। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। इतना क्लियर है। अब ये पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आउटा के थ्रू होता हुआ, किसके थ्रू, आउटा के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। जहां जहां पे ये ब्लड चाहिए सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, वहां पे फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अब हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल के पास। ठीक है, राइट ऑरिकल के पास चला जाएगा हमारा ब्लड। अब इस ब्लड को जो लेके आ रहा है, एक तो ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एक ऐसा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, वीना केवा के थ्रू, वीना केवा के थ्रू कहाँ चला गया, राइट ऑरिकल में। अब ये जो राइट ऑरिकल में ब्लड गया है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको वीना केवा लेके आ रहा है, तो ये ब्लड दोनों ही साइड से जाता है। इसमें ना नीचे की साइड भी, यहाँ पे भी ओपनिंग होती है और ऊपर की साइड भी ओपनिंग होती है, किसकी, वीना केवा की। तो ऊपर वाला पोस्टीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दोनों के थ्रू, मतलब हार्ट के ऊपर वाली जो बॉडी है वो ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाले पोस्टीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा और नीचे से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जाएगा हार्ट में। ऑरिकल में ही जाएगा, दोनों ही ब्लड ऑरिकल में ही जाएंगे। ठीक है, ऑरिकल में ब्लड चला गया, कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल के थ्रू यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व के थ्रू होता हुआ चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, वापस हमारी लंग्स में जाएगा, और इसको कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाएगी हमारे लंग्स में। कौन लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। देखो ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन लेके जा रहा है, कैसा ब्लड है, ये आपको पता होनी चाहिए, 4-5 चीजें। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है हमारे हार्ट का काम। ठीक है, क्या हुआ एक बार फिर से बता देती हूँ।
लंग्स से हमने रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू होते हुई कहाँ चलेगी, हमारे हार्ट में गई। हार्ट में कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। और ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में होते हुए, आउटा से होते हुए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी, जहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। अब यहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सॉरी तो मेरा ये ना पेन बहुत हिल रहा है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जहां हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जहां हो रही है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा और ये ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ वेना केवा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में चला जाएगा। ठीक है, और राइट ऑरिकल में कौन लेके जा रहा है, वीना केवा इसको लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहाँ भेज दिया इसने, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज को ले जाएगी लंग्स में। ठीक है, और ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हमारी हार्ट की वर्किंग है। और ये हार्ट के बीच में ना एक जो दीवार आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम, इसको कहते हैं सेप्टम। क्यों प्रेजेंट है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो जाए। इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये दोनों ही ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए सेपरेट सेपरेट वॉल्स हैं। मतलब बीच में एक वॉल है जिसको हम कह रहे हैं सेप्टम। क्लियर, ये हमारी हार्ट की वर्किंग है। अब अगर ये आपको समझ में आई है तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करके देखो कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। साथ साथ मैं भी देख करती हूँ। क्वेश्चन है, ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ए ने पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजा। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड किसने भेजा, यहाँ पे ऑप्शंस की हिंट ले सकते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल ने भेजा, या लेफ्ट वेंट्रिकल ने, कौन सी वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजा। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड किसने भेजा था, राइट साइड में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया था, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ कहाँ गया था, लंग्स में गया था। तो आपका जो ए होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, नहीं सॉरी, राइट वेंट्रिकल, डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। क्लियर, तो ए क्या होगा हमारा, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल दो ऑप्शंस में है, तो ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन हमारे हो गए एलिमिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे है बी टेक, मतलब दो ऑप्शंस में से कोई भी हमारा आंसर होगा, या सेकंड होगा या थर्ड होगा। नेक्स्ट है बी टेक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। तो हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो इसी से आपको पता चल गया कि आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब आगे भी देख लेते हैं पूरा। नेक्स्ट है सी रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। अब लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन लेके आया, वो लेके आया हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आया। सी क्या है, पल्मोनरी वेन। उसके बाद है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लो टू द, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। तो डी है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा ई रिसीव्स ब्लड, ई रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ई ने ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड रिसीव किया। तो कौन सा पार्ट था जो ब्लड को रिसीव कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, राइट ऑरिकल ने। ठीक है, राइट ऑरिकल ने बॉडी से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसको किसने रिसीव किया, राइट ऑरिकल ने। राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में भेजा, राइट वेंट्रिकल से फिर उसने भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो ई है हमारा राइट, सॉरी ई है हमारा राइट ऑरिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए है दक्षिण नील, बी है फुफ्फुस धमनिया, सी है फुफ्फुस शिराएं, डी है बाम नीले, और ई है दक्षिण अलिंद। तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, फिर एग्जामिनर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी गलत करके नहीं आओगे अगर आपको क्लियर हो गया है वो कॉन्सेप्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल
A and produce B. In male, C is produced by testes. The production of these hormone is controlled by D. ठीक है, at the onset of puberty, मतलब ये जब यौवन आरंभ होता है उस टाइम पे मादाओं में अंडाशय का आकार, जो ओवरीज का साइज है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस बी, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, दो हॉर्मोन्स जो है ओवरी रिलीज करती हैं, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, तो दो हॉर्मोन्स प्रोजेस्ट्रोन, दो हॉर्मोन्स जो है रिलीज करती है। इन दोनों में से ऑप्शन में दिया होगा कोई, तो पहले चलो देख लेते हैं। एनलार्ज कहाँ दिया है, एक तो एनलार्ज दिया है ए में, एक दिया है थर्ड में, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके हो गए गलत। ए एनलार्ज दो ऑप्शन में है, तो इसी हिसाब से दो ऑप्शंस तो आपके हो गए एलिमिनेट, तो आपका जो आंसर होगा या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, और सेकंड है आपका एजिस्ट्रोन या प्रोजेस्ट्रोन, तो बी में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो बी थायरॉक्सिन दिया है, तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो पेपर में जब आप बैठे हो ना, तो ये नहीं कि पूरा नहीं मेरे को तो पूरा आता है, मैं तो पूरा करके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपका इतने में आंसर फाइंड आउट कर लिया आपने, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बी एस्ट्रोजन है, चलो आगे, मैं तो अभी आगे पूरा ही बताऊंगी क्योंकि मैं एग्जाम देने नहीं बैठी हूँ। आगे है इन मेल्स सी इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय, और ये जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, जो ओवरी ने हार्मोन सिक्रीट किए, टेस्टिस के थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ए बर्ड है, बी एस्ट्रोजन है, सी टेस्टोस्टेरोन है, डी पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द हॉर्मोन्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस गिवन इन कॉलम बी। ए में कुछ हॉर्मोन्स दिए हैं और इन हॉर्मोन्स की कमी से कौन सी डिजीज हमें होती है, वो कॉलम बी में दिया गया है, तो हमें मैच करना है। तो चार हॉर्मोन्स हैं, एड्रिनल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन। दो हॉर्मोन्स तो बहुत इजी हैं, जो आप दो के तीनों ही एक हार्मोन में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, अदरवाइज बाकी हार्मोन इजी हैं। सबसे पहले इंसुलिन का देखो, इंसुलिन तो सबको पता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना। तो डी का हो जाएगा 3। अब डी का 3 कहाँ दे रखा है, देखो एग्जामिनर भी काफी खराब है, देख लो तीनों में डी का थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कौन सा आसान लग रहा है आपको, चलो ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में अगर प्रॉपरली सिक्रीट ना होना ग्रोथ हार्मोन, तो दो डिजीजेस होते हैं, या तो ड्वार्फिज्म होता है या जिजेंटिज्म। या तो जो पर्सन है वो बोना रह जाएगा छोटा, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं, या जिजेंटिज्म मतलब जो काफी लंबा चौड़ा पर्सन होगा, ठीक है। तो ये दो डिजीजेस होंगी, या ड्वार्फिज्म या जिजेंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली सिक्रीट ना हो तो बी का हो गया फर्स्ट। बी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया है, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन भी आपके हो गए एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, ठीक है। और एड्रिनल हार्मोन की कमी से सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यस दिस इज ट्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है किसकी, फूड की, और वहीं पे ही एब्जॉर्प्शन भी होता है, और असिमिलेशन भी कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो सही है। कि शुद्धांत्र संपूर्ण पाचन का स्थल है, सही है। रीजन दे रखा है कि विलाय, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होते हैं, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, have a large surface area which help the small intestine in absorption of food. उस विलाय की वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है, इट हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो है विलाय जो है फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देवरोम का बड़ा तल क्षेत्र होता है तथा जो शुद्धांत्र में भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही तर्कना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न।
फंगस, मोथ और फर्न जो है किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता है। एसेक्सुअल में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट के थ्रू जो है, मतलब कौन से मेथड के थ्रू जो है फंगस, मोथ और फर्न जो है रिप्रोड्यूस करते हैं? तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, वीजाणु निर्माण के थ्रू जो ये फंगस, मोथ और फर्न है रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से, कोई स्पोर फॉर्मेशन से, फ्रेगमेंटेशन से, रीजनरेशन से। तो फंगस, मोथ और फर्न जो है ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद इट्स एक्शन इन कॉलम बी। ईस्ट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, इनकी वजह से ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, ये कॉलम बी में दे रखा है। तो आपको बताना है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कोज कर रहे हैं, कौन से डिजीज कोज कर रहे हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले ईस्ट है। ईस्ट क्या करता है, मतलब डिजीज ही नहीं दी है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। ईस्ट क्या करता है, कोलरा करता है, एड्स कोज करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है, या मलेरिया कोज करता है। तो ईस्ट हमें पता है बेकिंग ऑफ ब्रेड में यूज करते हैं, हम ईस्ट डालते हैं ना, जब भटूरे बनाते हैं या ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसको फ्लफी बनाने के लिए हम ईस्ट डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ईस्ट। ईस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ईस्ट का हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ईस्ट क्या कर रहा है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है। प्रोटोजोआ क्या करते हैं, हमें पता है जो मलेरिया वगैरह कोज करता है वो कौन कोज करता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या कर रहा है, मलेरिया कोज कर रहा है। अब इन दोनों ऑप्शन से देखो आपका आंसर बन रहा है या नहीं। ए का 4 और बी का 5, ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का 4, बी का 5। आगे भी देख लेते हैं बैक्टीरिया और वायरस क्या कर रहे हैं। वायरस क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया कॉजिंग कोलरा, वायरस क्या कर रहा है, कॉजिंग एड्स। कौन सा वायरस है जो एड्स कोज करता है, तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है, एड्स कोज करता है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा दे रखा था। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट होती है तो इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जो, मतलब कौन सा एक स्टेप है जो इस प्रोसेस के दौरान नहीं किया जाता। प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को जब ट्रीट करते हैं उसमें इस स्टेप को नहीं किया जाता। तो देखो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ना, इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो आपका वेस्ट होगा उसको उसमें से जो सॉलिड वेस्ट, सॉलिड चीजें होंगी उनको सेपरेट आउट कर लेंगे, और जितना भी ऑयल ग्रीस वगैरह है उनको सेपरेट आउट कर लेंगे सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू। जो सेकेंडरी स्टेप है इसमें क्या करेंगे, जितने भी उसमें जो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट है उनको किल करेंगे with the help of aerobic bacteria and anaerobic bacteria। और टर्शरी प्रोसेस में क्या करेंगे, अब वो जो वाटर आपके पास आया है उसको क्लोरीनेशन के थ्रू, जितने अगर उसमें कुछ माइक्रोब्स रह गए हैं तो क्लोरीनेशन के थ्रू उसको किल करेंगे टर्शरी स्टेप में। तो जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं एक्चुअली, तो उसमें बताया कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है दैट इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसके दौरान नहीं की जा रही है। तो फर्स्ट है स्लज इज स्क्रैप्ड आउट एंड स्किमर रिमूव द ग्रीस। तो ये फर्स्ट स्टेप में होता है। स्लज क्या होता है, जो वेस्ट है आपका उसको सेपरेट आउट करेंगे, और स्किमर रिमूव द ग्रीस, और स्किमर क्या करेगा, जो ग्रीस वगैरह प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं, प्राइमरी मेथड भी कह सकते हो आप। सेकंड है वेस्ट वाटर एंटर अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। सैंड रिमूवल टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक से पास करेंगे, जो सैंड वगैरह होंगे, ग्रेवल वगैरह, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ये भी इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। थर्ड है इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज सच एज नाइट्रेट एंड फोस्फेट आर रिमूव बाय क्लोरीनेशन। तो एंड में होता है, पर जो इनिशियल स्टेप है, हमारे मेन स्टेप जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट की, किन किन मेथड्स के थ्रू हम कौन किन चीजों के थ्रू उसको पास आउट करा रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड करा रहे हैं। फोर्थ है सैंड ग्रिट एंड पेबल्स आर मेड टू सेटल बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर।
सैंड, ग्रिट और पेबल, जो पत्थर वगैरह छोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये भी फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कि अजैविक अशुद्धताओं जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट को क्लोरीन द्वारा अलग किया जाता है। ये जो है इट इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द करेक्ट सीक्वेंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप्स दिए गए हैं, आपको रीअरेंज करके लिखना है कि कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप बाद में है। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम करते क्यों हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि देखो जो हमें प्रोटीन मिल रहा है, जो प्लांट जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वो इस नाइट्रोजन की वजह से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो आप बेसिकली कह सकते हो, हमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो इस नाइट्रोजन की वजह से ही मिल रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में आपको वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां दे रखा है, मैंने करवा रखा है वहां पे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है या तो लाइटनिंग के थ्रू फिक्स होती है या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब या बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू सॉइल में पहुंचती है, ठीक है, मतलब सॉइल में फिक्सेशन होती है। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा, एंड लाइटनिंग या बारिश के पानी के साथ मिक्स हो गया। मान लीजिए नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्सअप हो गया, चला गया सॉइल में। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देंगे यूजफुल कंपाउंड्स में, लाइक अमोनिया, ठीक है, जिसको प्लांट इजिली जो है ले सकें। तो इसको, ठीक है, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्स हुआ, सॉइल में गया, ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया से फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस नाइट्रेट को अब प्लांट्स जो है यूज करेंगे, प्लांट्स ने इसको यूज कर लिया, प्लांट्स इसको यूज करेंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं असिमिलेशन, जहां पे नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज किया, ठीक है, प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन चला गया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब यहाँ प्लांट्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और उसके बाद जब एनिमल्स इन प्लांट्स को खाएंगे तो उनकी बॉडी में प्रोटीन चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये एनिमल्स डाई करेंगे तो फिर से इनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेप जो है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। और ये जो नाइट्रेट है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते हैं। तो डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो उस वीडियो का लिंक दे दूंगी मैं, कौन सी वीडियो का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या फिर आप प्लेलिस्ट से खुद भी सर्च कर सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय रिशु साइंस एकेडमी, तो वहां भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजन को फिक्स किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया बाय विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद फिक्सेशन के बाद जो नाइट्रोजन है अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में, नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हुई, प्लांट्स को जब एनिमल्स ने खाया तो उनके अंदर प्रोटीन बना। प्लांट्स जब डाई करेंगे, एनिमल्स जब डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में, फिर कन्वर्जन, ये जो साइकिल है इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। और कुछ नाइट्रेट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। क्लियर? अब आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रही है उसमें को पहले, सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की ही फिक्सेशन होगी। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो अब क्या होगा, प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करेंगे रूट सिस्टम के थ्रू नाइट्रेट के फॉर्म में। तो सेकंड होगा अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम, सेकंड स्टेप में ये है। थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड, उसके बाद सिंथेसिस होगी प्लांट प्रोटीन्स की, एंड उसके बाद कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। प्लांट्स इसको खाएंगे, एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे, उनकी बॉडी में नाइट्रोजन गया, जब ये एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो इनकी बॉडी से फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, और ये जो प्रोसेस है इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है आपका सी। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, डी, ए
बी सी, डी ए बी सी गिवन है ऑप्शन नंबर थर्ड में, डी ए बी सी। इस सीरीज में नाइट्रोजन साइकिल जो है कंप्लीट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर इज करेक्ट। फ्लावर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है उसको किस सीक्वेंस में होती है, तो वो सीक्वेंस दिया गया है कि कौन से सीक्वेंस में, मतलब कौन सा एक स्टेटमेंट सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में, आपको ये बेसिकली बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है। फर्स्ट है सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो क्या होता है, सबसे पहले जब मेल और फीमेल पार्ट में, मतलब पोलन ग्रेन्स जाते हैं आपके कहाँ पे पोलन ग्रेन जाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स है, एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा पे जाएंगे। फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में, फिर जाएंगे ओवरी में, और ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बाद क्या बन रहा है, सीड। और सीड को जब हम ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सीडलिंग बनता है। सीडलिंग क्या होता है, जब इस सीड में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, मान लीजिए कोई सीड है, तो इसमें जब शूट सिस्टम, जो ऊपर वाला शूट निकलनी शुरू हो जाती है, यहाँ से रूट निकलनी शुरू हो जाती है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम अपेयर होना शुरू हो जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं सीडलिंग। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर सीड फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पे भी जाइगोट कब बना, आफ्टर पॉलिनेशन बना। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये कहना कि सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो के बाद में हो रहा है सीडलिंग की फॉर्मेशन, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन से पहले नहीं होता, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, सीडलिंग बनेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि जो सीडलिंग्स है वो पॉलिनेशन के बाद होता है और एम्ब्रियो के बाद फॉर्म होता है, तो दिस इज ट्रू। सीडलिंग जो है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा, एम्ब्रियो के बाद बन रहा है सीडलिंग, तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कि परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोदित बनते हैं। फोर्थ है एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग्स, सीडलिंग के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैटर्न आपको याद रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और पूछा गया है, आपके सामने है, बाकी इसको घुमा फिरा के भी किसी भी पैटर्न के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 18th नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th तो नहीं है बट आई थिंक 15th या 16th होगा, 16th होगा आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन की बात करूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। एंडोक्राइन स्पेलिंग सही कर लो, ये जो है डक्ट के थ्रू सिक्रीशन सिक्रीट करती है, और क्या सिक्रीट करते हैं बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जो हमारा सलाइवा है या फिर हमारी बॉडी में जो ऑयल सिक्रीट होता है, सीबम सिक्रीट हो रहा है, स्वेट सिक्रीट हो रहा है, ये सारी चीजें डक्ट के थ्रू सिक्रीट हो रही हैं, मतलब एक प्रॉपर ओपनिंग है उसके थ्रू सिक्रीट हो रही है। इस तरह के ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ऐसी ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस हैं, इनमें कोई ओपनिंग नहीं है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेज देती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और ये क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड में सीधा अपनी ओपनिंग, सीधा अपनी सिक्रीशन को भेज देती हैं। ठीक है, तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट है पेनक्रियास एंड एड्रिनल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और एड्रिनल जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये तो सही है। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं डक्ट के थ्रू हार्मोन सिक्रीट कर रही, तो क्या ये सही है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रही है या फिर ये डक्टलेस ग्लैंड्स है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये सही नहीं है, ये गलत है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट इज नॉट ट्रू, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स है,
ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेज देती हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, अंतस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन, दिस इज ट्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन, दिस इज आल्सो ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है डिफोरेस्टेशन कैन लेड टू फ्लड्स। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई छटाई ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं, दिस इज ट्रू। सेकंड है द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, कि जो ब्लड कहाँ कह रही हूँ, जो पानी है ना, पानी का जो फिल्टर रेट है, जो पानी सॉइल के थ्रू फिल्टर होता है, जो अंडरग्राउंड पानी स्टोर होता है ना, उसी वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ही हो रहा है। तो पानी की जो फिल्ट्रेशन हो रही है दैट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, सॉइल जो है सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सॉइल इरोजन होगी तो पानी की सीपेज नहीं हो पाएगी, पानी की सीपेज नहीं हो पाएगी तो पानी अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी एक प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं हो रही है? तो फर्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, ये तो सही है। सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन अ होम। घर में जो हम खाने को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया हेल्प नहीं कर रहा है प्रिजर्वेशन में, है ना। तो दिस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घरों में जो भोज्य पदार्थों का परीक्षण है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना स्टोर कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोरेज में थोड़ी ना हेल्प करते हो, तो फूड स्पाइल करते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इज आल्सो ट्रू। मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फर्स्ट तो नहीं बट 18th क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, के फर्टिलाइजर को आप मैन्योर से रिप्लेस कर दो, या फिर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स के बीच में सॉइल को खाली रहने दो। ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली इवन एवरी सीजन, हर सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उससे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी। जो फोर्थ ऑप्शन है ना कि मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप्स व्हाइल सोइंग, कि जब आप सोइंग कर रहे हो, जब बीज आप लगा रहे हो तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे हर क्रॉप के बीच में। तो इससे सॉइल फर्टिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं कर रही है ये, ठीक है। इससे तो क्या है, प्लांट्स ही compete करेंगे अपने खाने के लिए और सनलाइट के लिए, इससे सॉइल फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, इससे सॉइल फर्टिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल Which hormone is responsible for the process of metamorphosis in frog? जो मेटामोरफोसिस होती है फ्रॉग्स में, अभी मैंने आपको बताया था कि मेटामोरफोसिस क्या है। जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं, एग से लार्वा बना, एग से क्या बना था, लार्वा, जिसे टैडपोल स्टेज कह रहे थे। लार्वल स्टेज को क्या कह रहे थे, सॉरी, टैडपोल बना, फिर फ्रॉगलेट बना। 4 स्टेजेस आती हैं इसकी लाइफ साइकिल में। फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा, फिर ये एग ले डाउन करेगा और ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये जो चेंजेस हैं इसकी लाइफ साइकिल में, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस में कौन सा एक हार्मोन है जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर थर्ड, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ए इज अ टेक्निक ऑफ, अच्छा मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली बट मैंने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की हो भी रही है नहीं, मैं अकेले ही बोली जा रही हूँ कि नहीं हो रही है। चलिए, ए इज अ टेक्निक ऑफ vegetative propagation in which a part of the stem or a young branch of a plant is pulled and buried in a moist soil such that the branch is still attached to the parent plant. After some time, root develop in the buried plant and grows into new plant. B is an example of plant usually grown through this technique. बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
देखो, एक कोई टेक्निक है, देखो हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। एक का एक परिवर्तन का एक तकनीक है जिसमें तने के एक भाग अथवा पौधे की तरुण शाखा को खींचकर मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पौधे से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाढ़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा ये एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। बी सामान्यतः इस तकनीक के माध्यम से उगाए पौधे का उदाहरण है। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पे क्या है, अगर आपने ये वीडियो मतलब मेरी जो थ्योरी वाले पोर्शन है वो देखे है ना, तो ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर लोगे, इसका आंसर आपको पता होगा। देखो क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की थी हमने प्लांट्स की, उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था और उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था लेयरिंग का, जिसमें क्या होता है, जैसे ये कोई प्लांट है मान लीजिए, इसकी इस तरह से शाखाएं निकली हुई हैं, स्टेम ब्रांचेस हैं, इस एक ब्रांच को पुल करके अगर आप धरती, यहाँ सॉइल है, सॉइल के नीचे गाड़ दोगे, सॉइल के नीचे दबा दोगे ना, कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ से ना रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी इस प्लांट से, और ये नया प्लांट जो है बन जाएगा, इसका नया पौधा बन के उभर आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। इसमें हमने प्लांट के एक पार्ट को जमीन के नीचे दबा दिया और कुछ दिनों बाद यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो गई, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से इसके पोर्शन, इस स्टेम को कट कर दोगे, ये सेपरेट प्लांट हो गया, ये सेपरेट प्लांट हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। और ये किस प्लांट में देखी जाती है, जैस्मीन प्लांट में देखी जाती है। जैस्मीन जिसे रात रानी भी कहते हैं, उस फूल में, सॉरी, चमेली का फूल कहते हैं जिसे, उस फूल में ये जो प्रोसेस है देखने को मिलती है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जैस्मीन हो गया, जैस्मीन, बोगनविलिया, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, बोगनविलिया, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी भी इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, बेरी और बोगनविलिया इसके लेयरिंग के एग्जांपल है। लेयरिंग के थ्रू इन प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बर्तन, ये एक प्रोसेस है और इसका एग्जाम्पल है चमेली। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के 20 क्वेश्चंस आपकी इस क्लास के। 20 क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह से आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के तो आपने देख लिए होंगे, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं वो हम करेंगे। तो तीनों ही पोर्शन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी थ्योरी पोर्शन तो हमारा चल ही रहा है। और साइंस की जो पेडागोजी है, साइंस पेडागोजी की भी सेपरेट एक क्लास चलती है जहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे हम यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, 2011 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम वहाँ डील करते हैं पेडागोजी सेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अपकमिंग जो वीडियो होगी उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी नहीं लगी या जैसी भी लगी, लाइक करना हो तो कीजिए, मतलब आपकी मर्जी है, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती, आपका मन हो तो कर दीजिए, नहीं हो बट शेयर जरूर करना। देखो, क्लास शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो क्लासेस हैं पहुंच पाए और बच्चे जो है मतलब सीटेट की तैयारी वो कर पाए, सीटेट में जो साइंस का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर पाए। मैथ्स का भी मैं ट्राई कर रही हूँ, आप बोलोगे हर क्लास में कहती हैं मैम बट करती नहीं है, बट जल्दी आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।